अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं सबसे पहले आप सबको वेलकम करना चाहूँगी अपनी यूट्यूब क्लास में। आप सबको पता है कि थ्रू यूट्यूब चैनल हमने अपनी क्लासेस का इजरा किया है और आज जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो है मुताला पाकिस्तान का। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपकी जो किताब होती है मुताला पाकिस्तान की, वो हमेशा तीन चीज़ें होती हैं, उन पर मुश्तमिल होती है, जिनमें तारीख़ आता है, जोग्राफिया आता है और शहरियत आता है। तो उसी लिहाज से हम अपनी बुक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपनी किताब के तारुफ़ की तरफ जाएंगे, जिसमें आपके पास 4 इसबाक जो है वो मौजूद हैं, जिनमें पहला चैप्टर आपके पास आता है वो है तारीख़ पाकिस्तान। दूसरा चैप्टर आपके पास है पाकिस्तान और बैरूनी दुनिया। तीसरा चैप्टर आपके पास माशी तरक्की का है पाकिस्तान। और चौथा चैप्टर जो आपके पास आ रहा है बच्चों, वो है पाकिस्तान की आबादी, माशरा और सकाफ़त के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये हमारा फर्स्ट लेसन है और ये जैसे मैं आज आपको सिर्फ किताब का तारुफ बताऊँगी, तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। वो किस चीज़ के मुतालिक है? नाम से आपको ज़ाहिर हो रहा है कि जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ के मुतालिक है। अच्छा, इसमें हम 7 अदवार को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम तारीख़ वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने क्लास 9th में उसको स्टॉप किया था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो 9th में हमने स्टॉप की थी, जहाँ से तारीख़ वो थी 1971, जब पाकिस्तान में दूसरा माशरा लगा हुआ था जो जनरल यकशा खान ने लगाया था। तो स्टूडेंट, तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो यही डेट जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे 1971 से लेके 2008 तक। आप लोगों को जैसे कि सामने नज़र आ रहा है बोर्ड पे कि इसमें मुख्तलिफ अदवार आते हैं, जिनमें पहला दौर हमारे पास आता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत। देन फिर हम दूसरा जो दौर डिस्कस करेंगे वो है जनरल ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत। तीसरे जो 2 अदवार हम डिस्कस करेंगे वो हैं बेनज़ीर भुट्टो के 2 अदवार, और उसके बाद नवाज शरीफ के 2 अदवार को डिस्कस किया जाएगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत भी लास्ट में हम 2008 का जो हमारे पास एंड आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि इन्होंने अपने अदवार में जो जो इक़दाम किए, जो नई इस्लाहात की पाकिस्तान की तरक्की के लिए, वो सारी की सारी इस चैप्टर में हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, दूसरा चैप्टर हमारे पास आता है पाकिस्तान और बैरूनी दुनिया के बारे में। जैसे कि आप लोग इससे पहले पढ़ चुके होते हैं कि जी पाकिस्तान की हमसाया ममालिक कौन कौन से हैं, उनके साथ बॉर्डर लाइन कितनी है, उस बॉर्डर लाइन को क्या कहा जाता है। लेकिन बच्चों, सेकंड चैप्टर जो हमारे पास आता है, इसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि अगर पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में जो मुल्क वाक़या हैं तो उनके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, कब से चले आ रहे हैं, इनमें उतार चढ़ाव कैसे कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहले जो इस चैप्टर में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत के बारे में। दूसरी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। खारजा पॉलिसी से मुराद, जैसे आप देखते हैं कि जब कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात बनाता है उसे आप खारजा पॉलिसी का नाम देते हैं। फिर थर्ड टॉपिक इसमें हमारा आता है पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के वस्ती एशियाई रियासतों के साथ ताल्लुकात। वस्ती एशियाई रियासतें जो पाकिस्तान के शुमाल मगरब में वाक़या हैं, नाम आपके सामने लिखे हुए हैं जी। ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, किर्गिज़स्तान है और काज़ाकिस्तान इसमें वाक़या हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात, जिनमें हमारे पास आता है अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय यूनियन। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आलमी इस्लाम के साथ ताल्लुकात, कि दुनिया में जहाँ हमारे बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात हैं तो उसके साथ साथ हमारे इस्लामी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात कैसे हैं। जो लास्ट चीज़ इस चैप्टर में हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करेंगे वो है हमारी इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाता है और इन ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमें भी बनाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आती है सार्क। स्टूडेंट, सार्क वो तंजीम जो हमारी जनूबी एशिया के ममालिक की तंजीम है। फिर आप देखते हैं यूनाइटेड नेशन, जो एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जिसके साथ पूरी दुनिया के ममालिक आपस में जुड़े हुए हैं। D8 की एक तंजीम जो है वो तरक्की पजीर ममालिक के लिए है। RCD जो एक मुस्लिम ममालिक ने बनाई थी, लेकिन अब ये ECO में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास आता है माशी तरक्की के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग देखें किसी मुल्क की जो मईशत होती है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक ज़राअत पे करती है, दूसरा सनत पे करती है, फिर तिजारत, तालीम और कुदरती वसाइल, जो किसी मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर में हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है पाकिस्तान में सनती तरक्की के लिए इकदाम। क्योंकि आप सबको पता है स्टूडेंट्स, जो किसी मुल्क की जो सनतें होती हैं वो मुल्क की तरक्की के लिए लाजम और मलजूम होती हैं। किसी मुल्क की जो मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है वो उसकी सनतें कहलाई जाती हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट चीज़ जो चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो है मादनी वसाइल। अगेन मादनी वसाइल एक कुदरती वसाइल में आता है। जो मादनी वसाइल होते हैं किसी मुल्क की मईशत में दूसरा बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जितने ज़्यादा मादनी वसाइल होते हैं उतनी ही ज़्यादा मुल्क की मईशत मजबूत होती है। थर्ड टॉपिक जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है पाकिस्तान की ज़री सलाहियत। आप सबको पता है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, तो ज़री मुल्क होने के नाते जो हमारे ज़री पैदावार में कमी के असबाब हैं उनको डिस्कस
کریں گے, اور اس کے بعد زرعی پیداوار کو کس طریقے سے بڑھایا جائے ان اقدامات کا ہم جائزہ لیں گے. پھر جب پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس آبپاشی کا نظام بھی ہونا چاہیے, تو اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں آبپاشی کا نظام کس طریقے کا پایا جاتا ہے. پھر زراعت میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے پاکستان کی اہم فصلیں. پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جس طریقے کے موسم آتے ہیں تو موسموں کے لحاظ سے فصلیں اگائی جاتی ہیں, تو اسی لحاظ سے ہم پاکستان کی جو اہم فصلیں ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا. صنعتوں کے بارے میں پڑھا جائے گا. جی پاکستان کی جو صنعتیں ہیں, چھوٹی بڑی درمیانی بڑی جو بڑی بھاری انجینئرنگ کی صنعتیں پاکستان میں پائی جاتی ہیں, اور صنعتیں کس طریقے سے ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں. پھر جو لاسٹ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ ہے غربت. پاکستان میں آپ سب کو پتہ ہے کیونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے, تو اس وجہ سے پاکستان میں غربت کے مسائل بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. تو غربت کے خاتمے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے, وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اس چیپٹر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے جی جہاں پہ ہمارے پاس صنعت آ جاتی ہے, زراعت آ جاتی ہے, تو ان سے متعلق ہماری تجارت اور درآمدات اور یہ کس طریقے سے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اوکے لاسٹ جو چیپٹر ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے پاکستان کی آبادی, معاشرہ اور ثقافت کے بارے میں. نام سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے اس چیپٹر میں ہم پاکستان کی آبادی کے بارے میں پڑھیں گے, معاشرے کے بارے میں پڑھیں گے اور ثقافت کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جو چیز ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس میں وہ ہے پاکستانی معاشرے کے خد و خال. جب آپ کہتے ہیں جی معاشرہ افراد کے مل جل کر رہنے سے وجود میں آتا ہے, تو ان سب کے ساتھ رہنے سے اس معاشرے کے خد و خال جو بنتے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہمیں درپیش آتے ہیں ان تمام چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے. اس کے بعد پاکستان کی صوبائی ثقافتوں کا جائزہ لیا جائے گا. اگین آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جتنے صوبے ہیں, ہر صوبے کی اپنی زبان, اپنی رہن سہن, اپنے طور طریقے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں آپس میں پھر بھی باندھ کے رکھے ہوئے ہیں. وہ ہے پاکستان کی ثقافتی مشترکہ خصوصیات, جو اس کے بعد ہم لوگ آپس میں ڈسکس کریں گے. لاسٹ ٹاپک جو اس چیپٹر میں ہمارے پاس آئے گا وہ ہے پاکستان کی اہم زبانیں. اسٹوڈنٹ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے, لیکن علاقائی زبانوں کے ساتھ ساتھ صوبائی زبانیں اور علاقائی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ ہمارے چیپٹر نمبر 4 ہو گئے. آئی ہوپ آپ کو اس کتاب کا تعارف سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں.